नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजापुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं के अध्याय 13 जीव और समष्टि भाग 3 को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जीव और समष्टि। बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भाग है, अधिकांश भाग जीवों से भरा हुआ है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं वो हम सभी समूह में पाए जाते हैं। यदि हम समुद्रों की बात कर लें, वनों की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो वहां हम देखते हैं कि कोई भी जीव अकेला नहीं होता, समूहों में पाए जाते हैं। ये जीव जब किसी समूह में पाए जाते हैं और ऐसे समूह जिसमें कि एक विशिष्ट प्रकार के जीव ही होते हैं, ऐसे समूह को हम समष्टि कहते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे समष्टि और समष्टि के विभिन्न गुणों की, विभिन्न रूपों की। आज के इस अध्याय में जो मुख्य बिंदु हैं वह है समष्टि, समष्टि के गुण, समष्टि गतिकी और समष्टि नियंत्रण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समष्टि अर्थात पॉपुलेशन का अर्थ क्या है। पॉपुलेशन शब्द लैटिन शब्द पॉपुलस से बना है, जिसका अर्थ है लोग। सामान्य रूप से इसका उपयोग जनसंख्या के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जनसंख्या की बात जब भी की जाती है तो पॉपुलेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। इसे ही हम समष्टि कहते हैं। कई लोगों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न रूपों में दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकनॉटन नामक जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा समष्टि की जो परिभाषा दी गई है वो क्या है। उनके अनुसार समान आनुवंशिकी के उस समूह को जो समान समय व स्थान पर पाए जाते हैं समष्टि कहते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा दी गई है जिन्हें कि क्रेप्स ने दिया है। किसी विशेष समय व स्थान पर प्रजाति के समूह को वहां की समष्टि कहते हैं। अर्थात समष्टि क्या हुई? किसी विशेष समय व स्थान में समान आनुवंशिकी वाले जीव समूह के ऐसे सदस्यों की संख्याओं के योग को समष्टि कहते हैं जिनमें प्रजनन व वंशानुगत लक्षणों के आदान प्रदान से प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने की क्षमता होती है। अर्थात प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लक्षणों के आदान प्रदान करने योग्य जो जातियां होती हैं उनका समूह समष्टि कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं समष्टि पारिस्थितिकी की। इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव संख्या के लक्षण जैसे घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि, उसकी संरचना और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है। अर्थात पारिस्थितिकी समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम उस पॉपुलेशन के जो संरचना है, उसके जो लक्षण हैं और उनका जो नियंत्रण है, इन सारी बातों का अध्ययन समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। इसे डीमोकोलॉजी भी कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं समष्टि पारिस्थितिकी की मूल अवधारणा। प्रत्येक समष्टि की अपनी विशिष्टता होती है जो उसकी संरचना और संगठन से उत्पन्न लक्षणों द्वारा दर्शाई जाती है। समष्टि पारिस्थितिकी के लिए 3 बातें बहुत खास हैं, आवश्यक हैं। ये बातें हैं, पहला समष्टि लक्षण, दूसरा है समष्टि गतिकी और तीसरा है समष्टि नियंत्रण। तो किसी भी समष्टि की जो विशिष्टता है वो उसकी रचना और
उसके संगठन से जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसके द्वारा प्रदर्शित होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं समष्टि के गुण की। पहला गुण है आकार एवं घनत्व, दूसरा है प्रकीर्णन जिसे हम डिस्पर्जन भी कहते हैं, तीसरा है जन्म दर जिसे हम बर्थ रेट या नेटेलिटी भी कहते हैं, चौथा है मृत्यु दर जिसे हम डेथ रेट भी कहते हैं या मॉर्टेलिटी भी कहते हैं, अगला है आयु वितरण जिसे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और अंतिम है जैविक विभव जिसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार और घनत्व की। आकार क्या है? समष्टि के आकार का अर्थ है उसमें पाए जाने वाले सदस्यों की संख्या। किसी समष्टि में जितने सदस्य हैं वह उसका आकार है। जबकि घनत्व क्या है? घनत्व का अर्थ है किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र उसमें पाए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो घनत्व क्या है? किसी भी पॉपुलेशन का जो घनत्व है वह जीवों की कुल संख्या और उसके क्षेत्र का अनुपात है। इसे हम D = N/S भी लिख सकते हैं। तो घनत्व का अर्थ किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित सदस्यों की संख्या है। समष्टि घनत्व के प्रकार। समष्टि घनत्व दो प्रकार से देखा गया है, एक है अशोधित घनत्व, दूसरा है पारिस्थितिक घनत्व। सबसे पहले बात करते हैं अशोधित घनत्व की। कुल क्षेत्र व आयतन में जीवों की संख्या अशोधित घनत्व कहलाती है। जबकि पारिस्थितिक घनत्व क्या है? उस विशिष्ट क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में रहने वाले जीवों की संख्या जहां वो वास्तविक रूप से रहते हैं, इसे हम पारिस्थितिक घनत्व कहते हैं। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चित्र में ये है अशोधित घनत्व जिसको कि हम क्रूड डेंसिटी कहते हैं, और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इकोलॉजिकल डेंसिटी जिसको हम पारिस्थितिक घनत्व कहते हैं। काहल नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने मछली के घनत्व का उदाहरण देते हुए ये बताया था कि जब किसी तालाब में जल सूखने लगता है तो तालाब में रहने वाली मछलियों का अशोधित घनत्व जो है वो कैसा हो जाता है? कम होने लगता है। ये जो उसका क्रूड डेंसिटी है, आप इस चित्र में इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये कम हो रही है। परंतु जल की मात्रा कम होने से मछलियों की सीमित जल क्षेत्र में एकत्रित होने के कारण उसका पारिस्थितिक घनत्व जो है वो बढ़ता है। तो यह संबंध है समष्टि के दोनों घनत्व के बीच, अशोधित घनत्व और उसके पारिस्थितिक घनत्व के बीच। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यदि 200 हिरन एक वर्ग मील क्षेत्र में रह रहे हो परंतु उनके निवास हेतु केवल आधा वर्ग मील क्षेत्र ही उपलब्ध हो, तो हिरन के लिए उस क्षेत्र का अशोधित घनत्व जो है वो 200 है और उसका पारिस्थितिक घनत्व कितना हो गया? 400 होगा। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णन की, जो कि समष्टि का दूसरा लक्षण है। किसी भी समष्टि के सभी सदस्यों में अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में फैलने की प्रवृत्ति होती है। समष्टि में जीवों का एक स्टैटिक पैटर्न, स्थानिक प्रतिरूप होता है जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। पहला है व्यवस्थित प्रकीर्णन जिसे हम रेगुलर डिस्पर्जन कहते हैं, दूसरा है यादृच्छिक प्रकीर्णन जिसे हम रैंडम डिस्पर्जन कहते हैं, और तीसरा है संपुंजित प्रकीर्णन जिसे हम क्लम्प्ड डिस्पर्जन कहते हैं। तो ये 3 तरीके से, ये 3 पैटर्न पे हम देखते हैं कि समष्टि में जीवों का जो वितरण होता है वो इस तरीके से होता है। समष्टि के सदस्यों का वितरण इन 3 पैटर्न पर होता है।
आइए अब हम इनको तीनों पैटर्नों को देखते हैं। पहला पैटर्न है यूनिफॉर्म या रेगुलर डिस्पर्जन, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस समष्टि के जितने भी सदस्य हैं वो सब एक व्यवस्थित रूप में विन्यसित हैं। जबकि हम दूसरा पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा पैटर्न जिसे हम रैंडम डिस्पर्जन कह रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समष्टि के जो जीव हैं वो सब रैंडमली मतलब अव्यवस्थित रूप से विन्यसित है। जबकि हम क्लम्ड डिस्पर्जन में देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे समूह में क्लम्ब में ये सारे जीव विन्यसित दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन तरीके का पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है किसी भी समष्टि के भीतर। तीनों में से कोई भी पैटर्न हम देख सकते हैं, तो ये भी किसी समष्टि का एक गुण होता है। अगला जो लक्षण है वह है जन्म दर, जिसे बर्थ रेट या नेटेलिटी कहते हैं। किसी इकाई समय में किसी समष्टि में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यह दो प्रकार से प्रदर्शित होता है, अधिकतम जन्म दर जिसे हम मैक्सिमम नेटेलिटी कहते हैं, दूसरा होता है वास्तविक जन्म दर जिसे हम एक्चुअल नेटेलिटी भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम जन्म दर की। आदर्श परिस्थितियों में जब कोई पारिस्थितिक सीमा कारक न हो तो इकाई समय में मादाओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जीवों की अधिकतम संख्या को अधिकतम जन्म दर कहते हैं। अर्थात सारी परिस्थितियां, सारी कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हों। किसी भी जीव के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो सारी कंडीशन यदि उपलब्ध हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, तब इकाई समय में मादाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों की अधिकतम संख्या को अधिकतम जन्म दर कहते हैं। जबकि वास्तविक जन्म दर क्या होती है? किसी इकाई समय में किसी समष्टि में नए जीवों की वास्तविक संख्या को हम वास्तविक जन्म दर कहते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी भी समष्टि में जीवों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो वास्तविक जो जन्म लिए जीव हैं उनकी जो संख्या है उसको हम वास्तविक जन्म दर कहते हैं। अगला जो गुण है वह है मृत्यु दर, जिसको हम डेथ रेट या मॉर्टेलिटी भी कहते हैं। किसी इकाई समय में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। यह दो प्रकार से प्रदर्शित होती है। पहला है न्यूनतम मृत्यु दर और दूसरा है वास्तविक मृत्यु दर। आइए पहले हम बात करते हैं न्यूनतम मृत्यु दर की। आदर्श स्थितियों में वृद्धावस्था के कारण इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को हम न्यूनतम मृत्यु दर कहते हैं। एक आदर्श स्थितियां अर्थात वो सारी अनुकूल परिस्थिति जिसमें कि एक जीव बहुत आसानी से रह सकता है। इन आदर्श परिस्थितियों के बावजूद वृद्धावस्था के कारण इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को हम न्यूनतम मृत्यु दर कहते हैं। वास्तविक मृत्यु दर क्या है? इकाई समय में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या को वास्तविक मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात इकाई समय में किसी भी पॉपुलेशन में वृद्धावस्था के अतिरिक्त कई और भी कारण होते हैं जिसके कारण मृत्यु होती है जीवों की। कुछ एक्सीडेंट है या बीमारी है या अन्य कोई भी कारण जिसके कारण किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो यह जो है वो वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है। अगला है उत्तरजीविता वक्र, इसको हम सर्वाइवरशिप कर्व भी कहते हैं। किसी भी जीव संख्या में मृत्यु दर के विस्तार को उत्तरजीविता वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब विभिन्न आयु वाले जीवों की मृत्यु दर समान हो, तब वक्र सीधी विकर्ण रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात जब विभिन्न आयु वर्ग वाले, चाहे वो वृद्धावस्था के हो, चाहे वो शैशव अवस्था के हो, चाहे वो वयस्क अवस्था के हो,
चाहे वो यौवन अवस्था के जीव हों। किसी भी आयु वर्ग वाले जीवों की मृत्यु दर यदि समान हो तब यह वक्र कैसा होता है, सीधी विकर्ण रेखा के रूप में प्राप्त होता है। आगे हम इसे चित्र के द्वारा भी देखेंगे। दूसरा स्थिति कब बनती है, जब अधिकांश सदस्य समष्टि के, जब अधिकांश सदस्य अपना जीवन काल पूरा करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो यह अत्यधिक उत्तल वक्र प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति क्या बनती है, जब अधिकांश सदस्य अपना संभावित जीवन काल पूरा करने के काफी पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब ये वक्र कैसा होता है, अत्यधिक अवतल होता है। तो ये तीन स्थितियों में हम उत्तरजीविता वक्र को देखते हैं। आइए अब हम चित्र के द्वारा इन तीनों स्थितियों को देखते हैं। सबसे पहली स्थिति जिसमें कि किसी भी आयु वर्ग वाले जीवों की जो मृत्यु दर होती है वो समान होती है, तब हमें ये विकर्ण रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जब कभी भी किसी भी समष्टि में जब मरने वालों की संख्या, मरने वाले जीवों की संख्या जो है अपनी आयु पूर्ण करने के बाद होती है तो हमें अत्यधिक उत्तल वक्र प्राप्त होता है। और तीसरी स्थिति क्या बनती है, जब कभी भी किसी पॉपुलेशन में, समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या उनके संभावित जीवन काल से पूर्व ही होती है तब हमें ये वक्र जो है वो अवतल, अत्यधिक अवतल रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो है यह उत्तरजीविता वक्र जिसमें कि हम तीन स्थितियों को देख रहे हैं। अगला जो विशेषता है, अगली विशेषता वह है आयु वितरण, जिसे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। विभिन्न आयु वर्ग में समष्टि के जीवों की संख्या को आयु वितरण कहते हैं। अलग अलग आयु वर्गों में जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग होती है। इस कारण आयु वितरण समष्टि को प्रभावित करता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अलग अलग आयु वर्ग में जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग होती है, कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो हर आयु वर्ग में डिफरेंट होने के कारण आयु वितरण जो है वो समष्टि को प्रभावित करता है। समष्टि में पारिस्थितिकी की दृष्टि से तीन आयु वर्ग होते हैं। एक तो है पूर्व प्रजननीय, दूसरा है प्रजननीय और तीसरा है पश्च प्रजननीय। पूर्व प्रजननीय 0 से लेके 14 वर्ष की आयु, प्रजननीय 14 से लेके 45 वर्ष की आयु और पश्च प्रजननीय 45 वर्ष से 85 प्लस वर्ष की आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम बात करते हैं आयु पिरामिड की। विभिन्न आयु वर्गों के अनुपात के ज्यामितीय चित्रण द्वारा किसी समष्टि का हम आयु पिरामिड बना सकते हैं। आयु पिरामिड क्या है? अभी हमने जो तीन आयु वर्ग देखे हैं उन आयु वर्गों में भिन्न भिन्न अनुपात भिन्न भिन्न समष्टियों में देखा जाता है। तो इन विभिन्न आयु वर्गों के अनुपात को जब हम एक पैटर्न के ज्यामितीय रूप में जब हम इसको प्रस्तुत करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं जिनको कि हम आयु पिरामिड कहते हैं। आइए अब हम इस चित्र के द्वारा विभिन्न स्थितियों को और विभिन्न प्रकार के आयु वितरण के कारण समष्टि की जो आकृति निर्मित होती है आयु वितरण के कारण, उस आयु वितरण और उसके अनुपात को यहाँ पर देखते हैं। पहला है रैपिड ग्रोथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक आदर्श पिरामिड हमें दिखाई दे रहा है जिसमें का आधार भाग जो है वह पूर्व प्रजननीय जीवों का वर्ग है जो कि अत्यधिक वृद्धि को दर्शा रहा है। उससे कम ग्रोथ जो है वो है दूसरा वर्ग जो कि 15 से लेके 44 आयु वर्ग का है और तीसरा है 45 से लेके 85 प्लस आयु वर्ग का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पूर्व प्रजननीय आयु वर्ग है उसके जीव जो है वो अत्यधिक मात्रा में फैले हुए हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो ये एक
आदर्श पिरामिड का स्थिति बन रही है। दूसरा हम देखते हैं स्लो ग्रोथ, जब कभी यहाँ पर जो हमारे पूर्व प्रजननीय आयु वर्ग है उनमें हम उनकी जो संख्या है वो कम है, वहां पर हम ये स्थिति देख रहे हैं कि इनकी मात्रा या इनकी संख्या जो है वो कमी दर्शा रही है। उसके बाद दूसरा वर्ग आ रहा है जिसको हम प्रजननीय वर्ग कह रहे हैं, और तीसरा आ रहा है पश्च प्रजननीय वर्ग। तो यहाँ पर यह पिरामिड जो है वो वास्तविक पिरामिड का रूप नहीं प्रदर्शित कर रहा है। तीसरी स्थिति हम देख रहे हैं जीरो ग्रोथ, जब यहाँ पर ग्रोथ जो है वो जीरो के लगभग है, मतलब प्रजननीय अवस्था के जीव और पूर्व प्रजननीय अवस्था के जीवों की संख्या यहाँ पर हम और उनका वितरण जो है वो समान पा रहे हैं। तो इस तरह की आकृति हमें डोम शेप प्राप्त होता है। जो चौथी स्थिति है जहां पर कि हम नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि पूर्व प्रजननीय आयु वर्ग जो है वो कम है, इसके बाद जो है प्रजननीय वर्ग और सबसे अधिक संख्या है पश्च प्रजननीय वर्ग की। तब हम ये जो हमें पिरामिड दिखता है वो वास्तविक पिरामिड ना होकर एक कलश के रूप में ये हमें पैटर्न प्राप्त होता है। तो ये चार स्थितियां हमने देखी जो कि विभिन्न आयु वर्गों के जीवों के वितरण के आधार पर थी। अगला जो लक्षण है जो कि हमें किसी भी पॉपुलेशन या समष्टि में देखने को मिलता है वह है जैविक विभव। प्रत्येक समष्टि की अंतर्निष्ठ शक्ति होती है, एक इनहर्ट स्ट्रेंथ या पावर होती है जिसके कारण वह प्रजनन व वृद्धि करता है। सभी पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल होने पर जीव की वंश वृद्धि की दर भी अधिक होती है। इसको हम जैविक विभव कहते हैं। तो जैविक विभव क्या है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। आइए अब हम बात करते हैं समष्टि गतिकी की, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जीव संख्या की जो स्थिरता है वो चार कारकों की पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित रहती है। ये चार कारक हैं जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन। जन्म दर नेटेलिटी, मृत्यु दर मोर्टेलिटी, आप्रवासन इमिग्रेशन और उत्प्रवासन इमाइग्रेशन। जन्म दर और आप्रवासन समष्टि घनत्व में वृद्धि करती हैं, जबकि मृत्यु दर व उत्प्रवासन समष्टि घनत्व में कमी करती हैं। आइए इन स्थितियों को हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये एक समष्टि है और यहाँ पर हम देख रहे हैं आप्रवासन की स्थिति। आप्रवासन अर्थात जीवों की वह संख्या जो किसी समष्टि में प्रवेश कर रही है, अर्थात किसी बाहरी क्षेत्र से किसी जीव की संख्या जो दूसरी समष्टि में प्रवेश कर रही है, ये क्या कहलाती है? जीवों का इस प्रकार से बाहर से किसी समष्टि में प्रवेश करना आप्रवासन कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है? समष्टि के घनत्व में वृद्धि होती है। समष्टि में के घनत्व में वृद्धि का दूसरा कारण क्या है? जन्म दर। समष्टि की घनत्व में वृद्धि का दूसरा कारण जो है वो जन्म दर होता है। जन्म दर, यदि इस समष्टि में जन्म दर अधिक हो तो समष्टि का घनत्व बढ़ेगा, समष्टि के घनत्व में वृद्धि होगी। अर्थात आप्रवासन और जन्म दर किसी भी समष्टि के घनत्व में वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत दूसरी स्थिति क्या होती है कि यदि किसी समष्टि में से कुछ जीव यदि बाहर निकल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रवासन कहते हैं। जीव जो बाहर निकल जाते हैं यह क्रिया उत्प्रवासन कहलाती है, जिसके कारण इस समष्टि में जीवों की संख्या में कमी आने के कारण यहाँ पर जीवों की जो घनत्व है, समष्टि का जो घनत्व है वह भी कम हो जाता है। समष्टि घनत्व होने का दूसरा कारक या समष्टि घनत्व को की कमी को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है मृत्यु दर। यदि किसी समष्टि में
मृत्यु, जीवों की मृत्यु हो गई है तो उस समष्टि का घनत्व भी कम हो जाता है। तो ये चारों कारक जो हैं वो समष्टि के घनत्व को प्रभावित करते हैं। आइए हम बात करते हैं जे आकार प्रतिरूप की, कि किस प्रकार से समष्टि ग्रोथ करती है। इसको हम जे आकार प्रतिरूप में और एस आकार प्रतिरूप दो पैटर्न पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जे आकार वृद्धि प्रतिरूप की। इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में जीव संख्या घनत्व तीव्रता से वृद्धि करता है। तत्पश्चात वातावरणीय प्रतिरोध व अन्य सीमा कारकों से प्रभावित होने के कारण वृद्धि अचानक रुक जाती है और इस प्रकार चरघातांकी वक्र प्राप्त होता है। और हम इस वृद्धि प्रतिरूप को इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी समष्टि में जब जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि हो और अचानक वातावरणीय परिस्थिति के कारण, किसी पारिस्थितिक परिस्थिति के कारण वश किसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने के कारण यह वृद्धि अचानक रुक जाती है, तो हमें यह वक्र जो है वो जे के समान एक वक्र प्राप्त होता है, जिसको हम जे आकार वृद्धि वक्र कहते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न भी कहते हैं। दूसरी जो वृद्धि प्रतिरूप है वो एस आकार वृद्धि प्रतिरूप है। इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में जीव संख्या में वृद्धि दर बहुत मंद होती है, उसके पश्चात तीव्र होती है और अंत में फिर से मंद हो जाती है और एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इससे हम समप्रचालनिक वक्र या सिग्मॉइड वक्र कहते हैं। इस प्रतिरूप को हम नीचे दिए गए समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। dn/dt बराबर होता है rn। यहाँ पर r जीव संख्या वृद्धि की अंतर्निहित दर है, n संभावित संख्या है जीवों की और k जो है जीव संख्या में जीवों की उच्चतम संभावित संख्या। आइए इस पैटर्न को हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवों की संख्या में पहले मंद गति से वृद्धि होती है, फिर तीव्र गति से रैपिड ग्रोथ होती है और फिर एक वृद्धि अचानक रुक जाती है और एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो यह जो वक्र हमको प्राप्त होता है इसकी आकृति एफ के समान होती है, इसे हम सिग्मॉइड वक्र भी कहते हैं और यह लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं समष्टि नियंत्रण की या पॉपुलेशन कंट्रोल की। सभी जीवों में निरंतर जीव संख्या वृद्धि का गुण पाया जाता है, क्योंकि प्रजनन की जो क्रिया है उससे लगातार जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, किंतु यह वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। समष्टि नियंत्रण के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। ये वृद्धि जो है वह दो कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ये दो कारक हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य कारक की, जो है भोजन, आवास, ताप, जलवायु। ये जो फैक्टर हैं वह जीव संख्या घनत्व से अप्रभावित होते हैं, किंतु ये पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आंतरिक कारक। यह अंतराजातीय कारक भी होते हैं और अंतरजातीय कारक भी होते हैं। अंतराजातीय कारक वे कारक जो कि एक ही जाति के दो जीवों के बीच होते हैं और अंतरजातीय कारक वे कारक होते हैं जो कि दो अलग अलग जातियों के बीच होते हैं।